पिछले भाग में आपने देखा कि पिता की मौत के 1 महीने बाद चिरंजीव अपनी अधूरी दुल्हन गीतांजलि से मिलने के लिए आता है। लेकिन गीतांजलि की उम्मीद से उलट चिरंजीव उसे खुद को भूलने के लिए कहता है और उससे शादी न कर पाने की मजबूरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो गीतांजलि पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो चिरंजीव से शादी करने की जिद पकड़ लेती है। गीतांजलि की जिद के आगे चिरंजीव को भी घुटने टेकने पड़ते हैं और वो दोनों गुपचुप तरीके से शादी करके बिना किसी को जाहिर किए अलग अलग रहने लगते हैं। इधर सालों बीत जाने के बाद भी गीतांजलि की शादी के लिए हाँ ना बोलने के कारण उसकी माता पिता उसे आखिरी बार माता पिता और उसकी जिद में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। अपनी कसम से बंधे होने के कारण गीतांजलि अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बता पाती और चुपचाप परिवार से अलग होकर दूसरे शहर में जाकर रहने लगती है। अब आगे पूरे 6 साल बीत गए थे। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा था गीतांजलि ने। उसकी हमराज हम उम्र सहेलियां शादी करके अपने अपने ससुराल चली गई थी। बड़े भाई की भी शादी हो गई थी, जिसमें पिताजी ने उसे बुलाया तक नहीं था। पूरे गांव में अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे गीतांजलि अधिकार से अपना कह सके। जिस गांव में बचपन बिताया था वो गांव बेगाना हो गया था। बस माँ कभी कभी चुपके से उससे मिलने आ जाया करती थी। वो भी घंटे भर रुकती तो अपनी तरफ से उसे ब्याह के लिए समझाने की पूरी कोशिश करती। देख लाडो, माना कि तेरे पापा ने घर से निकाल दिया तुझे, लेकिन तू भी जानती है ना, दिल के बुरे नहीं है वो, ना तेरा बुरा चाहते हैं। और जब औलाद माँ बाप की कहे में नहीं चलती ना, तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, इस बात का अंदाजा तब लगेगा जब तू खुद माँ बनेगी। देख बेटा, अभी भी ना शादी के लिए हाँ बोल दे, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मैं तेरे पापा से बात करूंगी। अरे तुझे अपना गुरूर समझते थे वो, सारे समाज से लड़कर तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी करने दी, और तूने क्या किया? एक बार तो अपने बाप के बारे में सोच। माँ आपकी नाक नीचे हो जाए, ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने? बस शादी ही तो नहीं करना चाहती ना। आप मेरे फैसले को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्या दुनिया में हर इंसान का शादी करके घर बसाना जरूरी है? मेरी शादी न करने से मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी क्या? तुझे समझाने का कोई फायदा ही नहीं, पता नहीं अक्ल पर पत्थर पड़े हैं तेरे। मैं चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। किसी को कानो कान खबर हो गई ना कि मैं तुझसे मिलने यहाँ आती हूँ तो न जाने क्या करेंगे तेरे पापा। अपने आंसू पोंछकर गीतांजलि की माँ वापस घर के लिए निकल गई और यहाँ गीतांजलि फिर से यादों के भंवर में उलझ कर रह गई थी। 6 साल का वक्त कोई कम तो नहीं होता। दुनिया तेजी से बदल रही थी। गीतांजलि अब एक बटन वाला फोन इस्तेमाल करने लगी थी, जिस पर फोन सुनने के भी पैसे लगा करते थे। महंगी कॉल होने पर भी कभी कभी चिरंजीव का फोन उसके पर आ जाता था और उसके टूटते साहस के बीच वही कुछ पल थे जब गीतांजलि को थोड़ा सहारा मिलता था। एक दोपहर अचानक उसका फोन बजा। गीतांजलि ने फोन उठाया। दूसरी ओर से चिरंजीव की खुशी से चहकती आवाज थी। हमारा वनवास पूरा हुआ गीतांजलि, छोटे की शादी हो गई, पापा की सब जिम्मेदारियां निभा दी मैंने। अब मैं माँ से बात करूंगा। तुम भी हो सके तो अपने घर वालों को सब सच बता दो। पूरे समाज के सामने धूमधाम से शादी होगी हमारी। तुम खुश तो हो ना? इसी दिन के इंतजार में तो एक एक दिन गिन कर बिताए हैं। खुश क्यों नहीं होंगी? बस अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ऐसा कुछ होने वाला है। उसी शाम बरसों के बाद गीतांजलि अपने घर लौटी। नजर से धुंधला चुका बेटी का चेहरा देखकर पिताजी की आंखें भीग उठी। गीतांजलि की माँ, अपनी बेटी से पूछ क्या करने आई है यहाँ? हमने तो पहले ही कह दिया था इसे कि हमारे लिए मर गई है। पापा, मैं शादी कर रही हूँ और शादी आपके आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकती ना। आप भी तो यही चाहते थे ना। अब एक बार अपनी बेटी को गले लगा लीजिए। क्या कहा तूने? तू सच में शादी के लिए तैयार हो गई? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया जो तू घर लौट आई। पापा की कही बातों को भूल जा, उन्होंने जो कहा था नाराजगी में कहा था। मैं तो बस इतने में ही खुश हूँ कि देर से ही सही तुझे अकल तो आई। पूरी बात तो सुन लो माँ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज भी शादी करने के लिए मेरी शर्त वही है, मैं चिरंजीव से ही शादी करूंगी। अरे तो क्या वो आज तक तेरे लिए कुंवारा बैठा है? कब का शादी करके 2 बच्चों का बाप बन गया होगा। सब तेरी तरह बावले नहीं होते पगली, बेवकूफ जैसी बात मत कर। नहीं माँ, कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग तुम्हारी बेटी की तरह ही खराब होता है, और चिरंजीव उनमें से ही एक है। उससे शादी नहीं की माँ। उसने मुझे वादा किया था कि उसकी दोनों छोटी बहनों की शादी के बाद वो मुझसे शादी करेगा। बस इसीलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। तो क्या यही बेतों की बात करने के लिए इतने साल बाद घर लौटी है तू? तुझे पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, उस घर में तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। सुनिए जी, गीतांजलि अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, 32 साल की उम्र हो गई है उसकी।
अगर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए इतना लंबा इंतजार किया है तो फिर अब शादी के लिए इनकार करने की कोई वजह ही नहीं बचती। भूल जाइए ये जात पात और शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। इन दोनों ने अपना प्यार साबित कर दिया है, हमें बस अब अपना फर्ज निभाना है। पत्नी और बेटी की बात सुनकर गीतांजलि के पिता शादी के लिए अनुमति दे देते हैं। दिल ही दिल में इकलौती बेटी की शादी के लिए खुश तो वो भी बहुत थे। थोड़े देर से ही सही, लेकिन उन्हें भी अपने अरमान पूरे करने का मौका तो मिला ही था। दूसरी ओर माँ, पापा की जितनी भी अधूरी जिम्मेदारी थी, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैंने वो सारी पूरी कर दी। कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मेरे साथ के सब लड़के ब्याहे गए, लेकिन तूने कभी शादी के लिए मुझ पर दबाव नहीं बनाया। शायद तुम्हारे मन में भी यही डर था कि शादी के बाद मैं बदल गया तो तुम्हारी दोनों बेटियों का क्या होगा। ठीक कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए तुम सब एक समान हो, लेकिन बेटियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस मैं चाहती थी किसी तरह दोनों बेटियां विदा हो जाए तो मैं तेरे लिए कोई सुंदर सी राजकुमारी ढूंढकर धूमधाम से तेरा ब्याह करवाऊं। अब तो देखना, ऐसी शादी होगी ना तेरे लोग देखते रह जाएंगे। माँ, मैंने सबकी खुशियों का ख्याल रखा है। क्या आज मैं अपनी खुशी के लिए कुछ मांग सकता हूँ? बोलना बेटा, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी खुशी चाहिए माँ, और मेरी खुशी गीतांजलि के साथ है। कौन गीतांजलि? वही छोटी जात वाली? तू अभी तक भूला नहीं उसे? माँ, जिसे आप छोटी जात वाली कह रही हो ना, उसका प्यार बहुत ऊंचा है। पापा के जाने के बाद उसने वादा किया था कि वो आजीवन मेरा इंतजार करेगी। मैं अपने फर्ज निभाने के लिए आजाद हूँ। सारी दुनिया की गालियां खाई उसने, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोला, कभी अपनी जुबान से मेरा नाम नहीं लिया। वो आज भी मेरा इंतजार कर रही है माँ, मैं उसे और इंतजार नहीं करवा सकता। तुम खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल दो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये कैसे धर्म संकट में फंसा रहा है तू मुझे। मैंने कहा ना, बिल्कुल राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगी मैं तेरे लिए, ऐसी लड़की जैसे देखकर नजर ही ना हटे। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे किसी राजकुमारी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए गीतांजलि ही ठीक है। तुम बस हाँ कर दो। अच्छा चल ठीक है, मैं खुद गीतांजलि के घर पर रिश्ता लेकर जाऊंगी। सच माँ? हाँ, क्यों नहीं। तूने परिवार में सबके लिए इतना किया है, तेरी बात भी सुननी पड़ेगी ना। अगले दिन चिरंजीवी की माँ बेटे के काम पर जाने के बाद गीतांजलि के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। बहन जी, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आप सच में अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे यहाँ आई है। लेकिन सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत इंतजार किया है दोनों बच्चों ने, और उनका प्यार वाकई सच्चा है। वो सब तो ठीक है बहन जी, मैं यहाँ अपने बेटे की खुशी के लिए ही आई हूँ, लेकिन बेटे की खुशी के लिए समाज में अपनी नाक कटवा लेना, ये भी तो संभव नहीं है। मैं समझी नहीं बहन जी। मैंने जानबूझकर आपसे मिलने के लिए ऐसा समय निर्धारित किया जब हम दोनों अकेले में बात कर सके। बच्चों के सामने ये सारी बातें नहीं की जा सकती। अब आप इतना तो समझती होगी ना कि चिरंजीव इकलौता बेटा है हमारा। अपनी तीनों बेटियों की शादी में मन भरकर दहेज दिया है हमने, अपने दामादों को सोने से तोल दिया। अब कुछ अरमान तो हमारे भी है ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि भाई साहब की सरकारी नौकरी है। उम्मीद है अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोग। हीरे जैसा दामाद मिल रहा है आपको। अपना ना सही, हमारे मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का तो ख्याल रखेंगे ही ना आप लोग। बिल्कुल बहन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमारी बेटी इतने अच्छे परिवार में जा रही है, आपकी खुशियों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। चिरंजीव की मां लौट गई थी, लेकिन गीतांजलि के माँ बाप को ढेर सारे प्रश्नों के बीच छोड़ गई थी। तुम्हें सब ठीक लग रहा है भाग्यवान? अरे वो तो जमींदार लोग हैं, इनकी शादी में लाखों रुपए का खर्च होता है। हमारे पास कौन सी पुश्तैनी जमीन और रुपया है जो हम अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च करेंगे। देखिए, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का ब्याह लगा है, मैं अब पीछे नहीं हटना चाहती। और ठीक है ना, बेटे की माँ है वो, थोड़े बहुत अरमान तो सभी के होते हैं। उन्होंने ऐसा कब कहा कि उन्हें अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए चाहिए? जितना हमारे पास है उसी हिसाब से करेंगे। बहन जी की बातों का अर्थ यही था कि ये लेन देन के बारे में गीतांजलि को कुछ पता ना चले। मैं समझ गई। इतने साल बाद शादी के लिए तैयार हुई है हमारी बेटी, उसका मन खट्टा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये लेन देन की बात उसके सामने ना आए तो बेहतर। दोनों परिवारों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक असंभव कार्य होने जा रहा था, लेकिन इस मुश्किल शादी में जो सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था वो थे गीतांजलि के पिता। बहन जी, हमारे यहाँ लड़के वालों के लिए शगुन के थाल दिए जाते हैं। हमारे सभी खास रिश्तेदारों के कपड़े और शगुन आपको भिजवाना है। वही कपड़े गहने पहनकर सब शादी में शामिल होंगे।
ध्यान दीजिए, कम से कम बनारसी सिल्क तो हो ही। आजकल की बेटी बहुओं की पसंद तो आप जानते ही हैं। क्या बोल रही थी बहन जी? उनके पूरे खानदान के कपड़े, गहने, जूते सब हमारे यहाँ से जाएंगे, और बनारसी सिल्क की बात कर रही थी वो। अरे बनारसी सिल्क क्या कौड़ियों के दाम बिकता है, बहुत महंगा होता है। अब सारे रिश्तेदारों को इतना कुछ देना बहुत कठिन है, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। बेटी की खुशी जाने दीजिए ना, कैसे मना कर देती। और शादी ब्याह में पैसा, कपड़ा, शगुन तो चलता ही है ना। समधन के बताया अनुसार दोनों पति पत्नी शादी की तैयारी में लग गए। बहन जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छा, विदाई के लिए उपहार तो लाए होंगे आप, कहीं भूल तो नहीं गए? जी मैं समझी नहीं। हमारे यहाँ तो बारात को चादर पहनाकर सम्मान दिया जाता है। आप बता दीजिए आपके यहाँ क्या नियम है? चादर? आप तो नाक कटवा देंगे हमारे। सारे बारातियों को एक सोने का सिक्का दे दीजिएगा। चादर वादर कौन पहनता है आज के जमाने में? क्या कहा, सोने का सिक्का? हाँ भाई, इतना तो करेंगे ना। अच्छा ठीक है, विदाई तक बस खास ही रिश्तेदार रुकेंगे, कम से कम 15 लोग बस। ठीक है बहन जी, हम करते हैं। फिर से एक नई मांग आ गई। क्या हो रहा है ये सब? अरे भाग्यवान, साफ साफ बता दो कि जितनी हमारी चादर है उतना ही पैर पसार सकेंगे हम लोग। तभी गीतांजलि कमरे में आती है। क्या हुआ माँ, कुछ हुआ है क्या? क्या मांगा ये, किसकी चादर की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, शादी का घर है, कुछ न कुछ बातचीत चलती रहती है। तू बता कैसे आई? अच्छा ये छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मैं लहंगे का कौन सा रंग चुनूं, हल्का या गाढ़ा? अब मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है हल्का रंग ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी 50 साल की उम्र हो गई है तेरी जो ऐसी बातें कर रही है? कोई हल्का रंग नहीं, सिर्फ लाल रंग। सुहाग का जोड़ा तो लाल रंग का ही जचता है बेटा। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। भाग्यवान, इसके चेहरे पर इतनी खुशी, ऐसी रौनक मैंने पिछले 10 साल में पहली बार देखी है। तुम ठीक कहती हो, बच्चों की खुशी के आगे रुपयों की कोई कीमत नहीं होती। हमारी बेटी चिरंजीव के साथ उस घर में बहुत खुश रहेगी। पैसों की चिंता मत करो, मेरे रिटायरमेंट का फंड है ना, वो कब काम आएगा। लेकिन वो तो आपने मकान बनवाने के लिए जोड़ रखा है ना, आपकी सारी उम्र की कमाई है, ऐसे कैसे? पहले बेटी का घर बसा दूं, अपने बारे में बाद में सोच लेंगे। बेटी का घर नहीं बसा तो वैसे भी मकान बनाकर कौन सा सुकून मिलेगा मुझे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी एफडी तुड़वाई और पैसे लाकर उससे सोने के सिक्के खरीद लिए। घर का सारा सामान चिरंजीव के लिए, बाय, गहने, पूरे खानदान के कपड़े, सोने के सिक्के और बारात का शानदार स्वागत, इतना करने में ही खाली हो गए थे। अब वो बस मन ही मन मना रहा था कि चुपचाप बेटी की शादी किसी तरह निपट जाए। शादी में बस 3 दिन बाकी थे। पूरे परिवार ने शादी की तैयारियों में जान लगा दी थी। उसी शाम एक बार फिर सासू माँ का फोन बज उठा। जी बहन जी, कैसी हैं आप? अरे हम बस यही जानना चाहते थे कि आपने तो एक बार भी फोन करके गाड़ी के लिए हमारी पसंद के बारे में पूछा ही नहीं। अरे सारी जिंदगी गाड़ी मेरे बेटे को चलानी है, मुझे लगता है एक बार आपको उसकी पसंद पूछ लेनी चाहिए थी। पत्नी के चेहरे के बदलते भाव को देखकर विनोद उसके हाथ से फोन छीन लेता है। बहन जी, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आपकी मांग पूरी करने के लिए मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची। अब आप खुशी खुशी शादी हो जाने दीजिए। मेरी बेटी काबिल है, नौकरी करती है, आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अरे नौकरी करती है तो कोई एहसान करती है क्या? आपकी बेटी नौकरी करती है, इसका मतलब अपने बेटे को यूं ही ठन ठन गोपाल आपको सौंप दूंगी मैं। फेरे तभी पड़ेंगे जब गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में आएगी। भगवान जी, न जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। पहले तो आधी उम्र तक बेटी शादी के लिए तैयार नहीं थी, अब जब शादी हो रही है तो दहेज के लोभी लोगों ने सारी खुशी को चकनाचूर कर दिया है। वो जमीन का टुकड़ा जिसे आम के बगीचे के पास खरीदा था मैंने, लगता है उसे बेचने का समय आ गया है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इतनी जल्दी उस जमीन को खरीदेगा कौन। तभी विनोद को अपने पड़ोसी की याद आती है और सारी समस्या लेकर वो उसके घर पहुंचकर जमीन बेचने की बात करते हुए रो पड़ता है। गीतांजलि दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। अगर उनका होने वाला पति उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं समझ सकता तो ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं। गुस्से में काशी गीतांजलि के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, मेरा चिरंजीवी कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं अभी बात करती हूँ उससे। चिरंजीव, जो कुछ भी हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। मेरी जात, सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में सब कुछ जानते थे ना, फिर क्यों ये गंदा मजाक किया मेरे पिता के साथ? अरे मुझे नहीं लगता मेरी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। जरूर तुम्हारे पिताजी ये रिश्ता तोड़वाने के लिए बातें बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये झूठ है तो झूठ ही सही,
उसका मतलब उन्हें गाड़ी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही ना? गीतांजलि ने पिताजी को जमीन बेचने से इनकार कर दिया और शादी वाले दिन तैयार होकर मंडप में आ पहुंची। गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। याद रखिए भाई साहब, जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं फेरे नहीं होने दूंगी। गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेरे पापा की देने की हैसियत नहीं है। वैसे भी चिरंजीवी ने मुझसे वादा किया था, 2 जोड़ी कपड़े में ब्याह करके ले जाएगा मुझे। ये तो मेरे माँ बाप का बड़प्पन है जो उन्होंने मेरी शादी में ऐसे पानी की तरफ पैसा बहाया है। दीदी, आपके माँ बाबूजी ने ये सब शौक या बड़प्पन में नहीं, मजबूरी में किया है, और उन्हें मजबूर करने वाली कोई और नहीं, यही जीजू की माँ है। क्या तमाशा बना रही हो गीतांजलि? बड़ों को निपटने दो, तुम फेरों में बैठो। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम शादी छोड़कर माँ के पास आकर खड़ी होगी? तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा चिरंजीवी? बड़े के सिर टेंगे, तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, माँ ने बताया कि वो रस्में अपने हिसाब से कराना चाहती है, लेकिन तुम अपनी चलाने के लिए अड़ रही हो। देखो, मैं इन सब के बीच में नहीं बोलना चाहता, तुम चुप रहो ना, बड़े देख लेंगे। इतने सालों के प्यार और त्याग के बाद अगर आज भी मेरे प्यार को ये दहेज नाम की अग्नि परीक्षा देनी पड़े ना, तो मैं त्यागती हूँ ऐसे प्रेम को। भाई साहब, कंट्रोल करिए अपनी बेटी की जुबान को, वरना अगर सच में हम उठ जाएंगे ना तो समाज में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। चिरंजीवी की आंखों के सामने उसकी माँ सुजाता और विनोद का डराना धमकाना अब गीतांजलि के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। गाड़ी नहीं आएगी मम्मी जी, बार बार एक ही बात कहने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक जो आपको मिला वो भी इसलिए क्योंकि मुझे खबर नहीं थी। प्यार की आड़ में दहेज का व्यापार कर रहे हैं आप लोग। चिरंजीवी फेरों पर नहीं जाएगा, और अगर आधे घंटे के अंदर गाड़ी का कैश मेरे हाथों में नहीं दिया तो हम लोग भी उठ जाएंगे, फिर रोती रहना सारी उम्र के लिए। जवानी तो बीत ही गई है, बुढ़ापा भी ऐसे ही बीतेगा। मेरा बेटा मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। क्या धमकी दे रही थी आप लोग उठ जाएंगे। ऐसा करिए, आप लोग उठ ही जाइए। ऐसे लालची लोगों के परिवार में मुझे शादी करनी नहीं है। अरे देखो इसकी जुबान, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तो बस जुबान दिख रही है आपको। अगर आधे घंटे में आप अपने बारातियों को लेकर यहाँ से नहीं गई तो सबके कपड़े उतरवा दूंगी, क्योंकि वो भी मेरे माँ पापा के दिए हुए हैं। ये कपड़े सब लोगों ने पहने हैं, वो तुम्हारे पापा ने दिए? ये क्या बोल रही हो? और गाड़ी, ये किससे कहा तुमसे? कपड़े, जूते, गहने, तुम्हारे रिश्तेदारों के टिकट तक मेरे पापा ने कटा कर दिया है। बेचारे मेरे पापा मेरी खुशी के लिए खुद को भी गिरवी रखने को तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारी माँ की डिमांड तब भी खत्म नहीं हुई। गलती मेरी है जो मैंने इतने बड़े खानदान के लड़के से प्यार किया, पर उसकी सजा मेरे पापा नहीं भुगतेंगे। जमीन, घर सब दांव पर लगा दिया उन्होंने मेरी खुशी के लिए। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिसके लिए बाद में सारी उम्र मेरे पापा खून के आंसू रोए। इस बात का मलाल रहेगा चिरंजीव कि जिस लड़के के लिए मैंने अपनी उम्र गंवा दी, उसे मुझसे ज्यादा दहेज की जरूरत थी। जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गई, वो अपनी माँ को नहीं समझा सका। तुम तो एक लड़की हो, एक लड़की से ज्यादा मजबूर तो नहीं हो सकते ना। पिछले 6 साल से तुम अपने घर में रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, अपने घर वालों का अपमान सहा, उनके लिए खुद को मरा हुआ तक मान लिया। अब समझ में आ रहा है कितनी बेवकूफ थी मैं। इतना कमजोर था तुम्हारा प्यार, गलत को गलत भी नहीं कह सके तुम। बस अब जाइए आप लोग, मुझे आगे कुछ नहीं कहना है। चिरंजीवी ने भी माँ की गाड़ी मांगने की डिमांड सुनकर इसका विरोध ना करके मुख सहमति तो दे ही दी थी ना। अब इसका अंजाम उसे भुगतना ही था। बारात वापस लौट गई थी। गीतांजलि ने अद्भुत साहस दिखाया था। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद जब भीड़ छटी तो देखा सामने चिरंजीव अकेला खड़ा हुआ है। जाओ चिरंजीव, सब खत्म हो गया। समझ लेना गीतांजलि नाम का एक तूफान आया था तुम्हारे जीवन में जो समय के साथ गुजर गया। इस पल में न चिरंजीव के पास माफी मांगने की शक्ति थी, न गीतांजलि के अंदर माफ कर पाने का साहस बचा था। थके कदमों से चिरंजीव पे वापस लौट गया था। आपको क्या लगता है, क्या यही है कहानी का अंत? क्या हर प्रेम कहानी का अंत सुखद ही होता है? क्या गीतांजलि ने सही किया? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।